हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि ऐसा ग्लेशियर जो कि मेन ओरिजिन पॉइंट है रिवर गंगा का, और वो गंगा रिवर जो कि अपने कैचमेंट एरिया और अपने बेसिन में वर्ल्ड की लार्जेस्ट, ऑफिशियली सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन को फीड कर रही है, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी रफली अराउंड 17,000 है इन दिल्ली, 1100 है इन बिहार। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने वाले गंगा रिवर बेसिन में अगर इस ओरिजिन के पॉइंट पर हिमनद यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो एक मेजर कंसर्निंग पॉइंट है। अब ये ग्लेशियर कैसे मेल्ट हो रहा है, इसके पीछे का क्या साइंटिफिक रीजन है, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो इस इमेज से आपको समझ में आएगा कि गंगोत्री ग्लेशियर का जो लेवल है 2001 में, ये रफली अराउंड यहां पर हमें दिखाई देता है, जबकि ये फार अहेड था 70s के समय, 1700s के समय। आप पाएंगे कि दशकों में ये ग्लेशियर लगातार पीछे आया है, इसकी श्रिंकिंग हुई है। और आज के इस लेक्चर में मैं आगे आपको यह भी समझाने वाला हूं कि गंगोत्री ग्लेशियर ना केवल मेल्ट हुआ है, श्रिंक हुआ है, बल्कि इस ग्लेशियर में थिनिंग भी हुई है। यह ग्लेशियर पतला भी हुआ है। जानकर आपको आश्चर्य होगा, थोड़ा सा आपको चिंता भी सता सकती है, थोड़ा सा आप जो है वो परेशान हो सकते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर का इस प्रकार से मेल्ट होना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिवर गंगा के लिए एक मेजर कंसर्निंग पॉइंट है। लेकिन आपको जानकर तब और भी ज्यादा चिंता होगी जब मैं आपको यह बताऊंगा कि एक्चुअली में इसके मेल्टनिंग के कारण GLOF ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड, या फिर वो घटना जो हिमनदों के पिघलने के बाद बनी हुई झीलों के ब्रेक होने से आती है। आपको शायद याद होगा एक बहुत कैटास्ट्रॉफिक फ्लड की कंडीशन क्रिएट हुई थी केदारनाथ के पास। ऐसी ही कुछ कंडीशंस जो है वो आगे और भी हिमालयन पोर्शन में हो सकती हैं, ये संभावना जताई थी बीते दशकों में एन नंबर ऑफ टाइम साइंटिस्ट के द्वारा। चर्चा करेंगे इसके रीजंस के बारे में, गंगोत्री ग्लेशियर की मेल्टिंग के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मेजर रीजन क्या है, तो देखिए एक सिंपल वर्ड में मैं अगर आपसे कहूं तो इस ग्लेशियर के मेल्ट होने का एक बड़ा रीजन तो यह है कि जो हिमालयन पोर्शन है वहां पर एटमॉस्फेयर लगातार ज्यादा हीट हो रहा है, वायुमंडलीय ऊष्मन हो रहा है, एटमॉस्फेरिक वार्मिंग हो रही है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज तो हर प्लेस में है, देन हिमालयन पोर्शन की जो हीटिंग है वो एवरेज प्लेस से ज्यादा क्यों है? फाइन, क्या रीजन है कि हिमालयन पोर्शन का जो एटमॉस्फेयर है या वायुमंडल है वो आसपास के वायुमंडल से थोड़ा तीव्र गति से गर्म हो रहा है? तो इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। उन्हीं रीजंस में से एक सिंपल वर्ड में मैं आपको कहूं तो रात के समय जहां पर हिमालयन पोर्शन में टेम्परेचर डाउन हुआ करता था, डे टाइम पे टेम्परेचर अबव होगा, बिलो जाएगा नाइट के टाइम पर, और नाइट के टाइम पर टेम्परेचर एक सिग्निफिकेंट लेवल के नीचे नहीं जा रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा इसका रीजन मेजरली क्या है? इसका रीजन है एनर्जी इंबैलेंस, ऊर्जा का असंतुलित हो जाना। अब यह ऊर्जा का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? तो देखिए, ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने के बहुत सारे क्यूमुलेटिव रीजंस हैं, बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, जिनमें से सबसे पहला कारण तो यह है कि हिमालयन पोर्शन में जो बर्फबारी है वो बारिश के कंपैरिजन में अब धीरे धीरे कम हो रही है। समय के साथ जो हिमालयन पोर्शन में जितनी स्नोफॉल होनी चाहिए उतनी ना होकर वहां बारिश हो रही है। अब बारिश के होने से हिमनद के पिघलने का क्या कनेक्शन है? तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि बारिश जो है वो उसका टेम्परेचर, उस वाटर का टेम्परेचर स्नो के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ग्लेशियर के ऊपर पानी के इफेक्ट के कारण वो ग्लेशियर को मेल्ट करेगी, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यह है कि धीरे धीरे करके बारिश के अंदर जो सेडिमेंट्स होते हैं, सामान्य सी बात है कि बारिश हो रही है तो एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल हैं, एशेज हैं, धूल के कण हैं, ये सारे बारिश के साथ उस ग्लेशियर के ऊपर आएंगे। क्योंकि अब ये उस ग्लेशियर के ऊपर जम रहे होंगे तो इससे जो ग्लेशियर का एल्बिडो है, एल्बिडो का अर्थ है कि ग्लेशियर जितना ज्यादा अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर पाता है, वो एल्बिडो कम होगा। एल्बिडो कम होगा तो वो बर्फ ज्यादा जो सूर्य का प्रकाश है उसे अवशोषित करेगी, एब्जॉर्ब करेगी,
और इसके एब्जॉर्ब करने के कारण जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, यानी कि एक लेयर जम जाती है बारिश होने के बाद हिमनदों के ऊपर, और ये लेयर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हीट है उसे एब्जॉर्ब करती है, उसे सिंक इन करती है और ग्लेशियर का तापमान बढ़ाती है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो कहलाता है क्रायोलाइट। यहां पर शब्द आएगा क्रायोलाइट। फाइन, ये जो क्रायोलाइट है ये एक्चुअली में फॉर्म हो जाता है एग्जैक्टली मैं कहूं तो इस प्रकार का दिखाई देता है ग्लेशियर्स के ऊपर। अब ये क्यों फॉर्म होता है? तो डियर इसका मेजर रीजन हम हैं। कैसे? तो ये जो क्रायोलाइट है ये एक्चुअली में धूल और सूक्ष्म जीवों का एक मिश्रण होता है जो गहरे हरे कलर के धब्बे बनाता है हिमनदों के ऊपर। हम जो डस्ट, एशेज, शूट्स ये रिमूव कर रहे हैं, ये इमिट कर रहे हैं एनवायरमेंट में, इस समय के साथ जो है वो हमारे वायुमंडल से होते हुए हिमालयन पोर्शन तक पहुंचते हैं। और ये जो डस्ट है या फिर ये धूल है ये क्रिया करती है, या स्मोक के फॉर्म में पहुंची हुई धूल है, ये क्रिया करती है वहां पर सूक्ष्म जीवों के साथ। वो बैक्टीरियाज या वो सूक्ष्म जीव जो बर्फ के ऊपर प्राकृतिक रूप से थे वो इस धूल के साथ क्रिया करने के बाद बनाते हैं क्रायोलाइट। और ये जो क्रायोलाइट होता है ये गहरे धब्बे के समान जो है ग्लेशियर पर जमता है। अब आप देखिए जब ये फॉर्म होगा तो उस समय पर इस पर पड़ने वाली हीट को ये ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। एल्बिडो यानी कि बर्फ का वो गुण जो उसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है ये कम होता जाएगा। और जितना ज्यादा ये धब्बे होंगे बर्फ में, जितना ज्यादा ये धब्बे होंगे ग्लेशियर में, उतना ज्यादा वो ग्लेशियर मेल्ट होगा और श्रिंक होगा। गंगोत्री ग्लेशियर में इनका फॉर्मेशन जो है बीते दशकों में बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। यह एक मेजर रीजन है गंगोत्री ग्लेशियर के मेल्ट होने का। लेकिन अब थोड़ा सा और टेक्निकल या और बड़े रीजंस की मैं बात करता हूं। देखिए एक फीडबैक लूप है, एक ऐसा लूप है जिसमें गंगोत्री ग्लेशियर अभी के समय एक्चुअली में फंस चुका है। अब ये फीडबैक लूप क्या कहता है? ये कहता है कि इन कारणों से जो हमने अभी देखे, स्नोफॉल का कम होना, रेनफॉल का ज्यादा होना या फिर क्रायोलाइट का फॉर्मेशन होना, इससे गंगोत्री ग्लेशियर मेल्ट हुआ। मेल्ट होने के बाद एक्चुअली में हमारे जो ग्लेशियर से निकला हुआ पानी है सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर है। एक जेन्युइन अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो इनफ्लक्स के फॉर्म में रिवर से होते हुए वो हमारे प्लेन्स तक आएगा। बस जो सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर बनता है ये एक्चुअली में झीलों में जाकर स्टोर हो जाता है। इन झीलों को हम जो है ग्लेशिएटेड लेक्स भी कहते हैं। ऐसी लेक्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिमनदों के पिघलने से एग्जैक्टली आफ्टर द माउंटेन, एग्जैक्टली आफ्टर द ग्लेशियर दे यूज्ड टू फॉर्म। मान लीजिए ग्लेशियर पिघलने के बाद जो सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर बना वो ग्लेशियर के नीचे ही किसी डिप्रेशन वाले एरिया में जाकर भर जाएगा, या फिर जैसे जैसे ग्लेशियर पीछे आ रहा था, एग्जैक्टली अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं तो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे ग्लेशियर यहां से पीछे आ रहा था, रिट्रीट हो रहा था, तो ये जो जगह बन रही थी यहां पर वो पानी स्टोर होने लगेगा। अब समझिएगा ये एक फीडबैक लूप बनाएगा। ग्लेशियर मेल्ट हुआ, रिट्रीट हुआ, पीछे खिसका, इसके बाद जो पानी आया वो एक तो स्ट्रीम के फॉर्म में चला जाएगा और दूसरा यहां पर जो स्थान बचेगा यहां पर वो स्टोर होने लगेगा। जहां पर वो स्टोर होगा सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि यहां का जो पूरा एरिया है ये मलबे से बना होता है, मोरिन से बना होता है। ये कॉम्पैक्टेड और सीमेंटेड नहीं है, इसीलिए यहां से जो आगे मोरिन की दीवार बनी होती है ये कई बार ब्रेक हो जाती है और पानी एक बार में इस नदी के अंदर चला जाता है, जिससे GLOF ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड की कंडीशन आती है। ये मैसिव फ्लड होती है और ये नॉर्मल फ्लड की तरह नहीं, एक बार में रिवर का जो वाटर लेवल है ये सेवरल टाइम इंक्रीज हो जाता है। हाईली कैटास्ट्रोफिक बिहेवियर की होती है, प्रलयकारी प्रकृति की होती है। अब एक प्रॉब्लम तो ये है GLOF का, विच इज अ वेरी वेल नोन थिंग, एक बहुत वेल नोन चीज है कि GLOF ऐसे जो है वो बर्ताव करती है। लेकिन इसका एक और इंपैक्ट है। GLOF में ग्लेशिएटेड लेक्स में एक्चुअली में है तो पानी ही, और पानी से आएगी लेटेंट हीट। पानी अपनी लेटेंट हीट जो है वो ट्रांसफर करेगा एटमॉस्फेयर में। लेटेंट हीट के ज्यादा होने से एटमॉस्फेयर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्लेशियर के लिए थोड़ा और वार्मर हो जाएगा, ग्लेशियर और मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा, ये ग्लेशियर का साइज और बढ़ेगा, ये ग्लेशियर लेक का साइज और बढ़ेगा, लेटेंट हीट ये और बढ़ाएगा। बट मेजर प्रॉब्लम ये भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो पानी है इसका टेम्परेचर स्नो के टेम्परेचर से ज्यादा है,
और इसी रीजन से जो स्नो है वो और ज्यादा रेट से मेल्ट होगी, जिससे रिट्रीट होना या फिर ड्राइंग या फिर जो ग्लेशियर है उसका पीछे जाना और थिनिंग और भी ज्यादा तेजी से होने लगेगी। तो यह भी एक बड़ा रीजन है कि हमारा जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो लगातार श्रिंक हो रहा है, लगातार छोटा होता जा रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि समय के साथ एक प्राकृतिक घटना भी होती है, और ये जो प्राकृतिक घटना है, ये जो नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है या नेचुरल अकरिंग इवेंट है, और वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का समय के साथ नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाना। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं तो यूरोप के साइड से जो पोलार विंड चलती हैं, वो पोलार विंड मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर को हिट करती हैं। अब ध्रुवीय क्षेत्र से यानी कि पोलर एरिया से आई हैं, विंड होंगी भारी। भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी की जो मॉइस्ट विंड है उसे ये अपवर्ड मूव करेंगी। अपवर्ड मूव करेंगी तो यहां से आ रही है जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम इन मॉइस्ट बट ठंडी पवनों को लेकर आएंगी भारत की ओर, और ये मॉइस्चर जो है वो कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इन सब से भी इकट्ठा करते हुए इंडिया में प्रवेश करेंगी, और यहां पर इनकी मुलाकात होगी हिमालयाज के साथ। अब जेट स्ट्रीम जैसे ही हिमालय से टकराएगी, ये बाइफरकेट होगी, और इसका एक पोर्शन जो है वो इंडिया के साइड एंटर होगा और हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के एरिया में स्नोफॉल कॉज कराएगा। अब कहानी में ट्विस्ट ये आ जाता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो जेट स्ट्रीम आपको दिखाई दे रही है, ये जेट स्ट्रीम नॉर्थ के साइड मूव कर रही है। अब ये नॉर्थ के साइड मूव करेगी तो वो रेनफॉल जो हमारे उत्तराखंड के एरिया में होता है, इमेजिन कीजिए जम्मू कश्मीर सबसे नॉर्थ में, देन हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड। अब चूंकि ये जेट स्ट्रीम या ये पूरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ का फिनोमिना है, ये पूरा का पूरा अगर नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इससे हमारे उत्तराखंड के एरिया में एवरेज रेनफॉल कम हो रही है। हमारे ग्लेशियर्स को जो स्ट्रेंथ, जो स्नो एक्चुअली में इस डिस्टर्बेंस से मिलता, वो कम हो रहा है। इस कारण से भी हमारे ग्लेशियर जो है वो श्रिंक हो रहे हैं। यही कुछ आपको दिखाई देगा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, इनके कारण आपको उत्तराखंड में बर्फबारी जो है वो लगातार घटती हुई दिखाई दे रही है, और इससे जो है वो ग्लेशियर का श्रिंकिंग हमें देखने को मिलती है। एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, एक जटिल फिनोमिना है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है। इस लेक्चर में आप यहां तक हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, यू हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट ऑन ज्योग्राफी। अगर आप चाहें तो ज्योग्राफी को ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं। मैं आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के सितंबर बैच की जानकारी देना चाहूंगा, जो कि अभी से कुछ ही समय में स्टार्ट होने वाला है। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मेरे लॉन्ग लेक्चर जो है वो अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाकर देखिए, उन्हें समझिए। हिंदी माध्यम में कम रिजल्ट का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते, और रफली अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली दे बिलोंग्स टू ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। एंड अगर आपका भूगोल वैकल्पिक विषय है तो आपके ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन में से रफली 28 to 30 क्वेश्चन यू विल ऑलवेज बी एबल टू सॉल्व। अब आप सोचिए कि 40 से 45 रफली अराउंड इतने ही क्वेश्चन जो है वो कट ऑफ होता है, और 28 to 30 क्वेश्चन अगर आप ज्योग्राफी एनवायरमेंट के बना लेते हैं, प्री विल बी लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बेहद आसान होगा। बट जरूरत है आपके इस विषय को ऑप्शनल की तरह ऑप्ट करने की। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, इस पर आप मुझे मैसेज करिए, आई विल असिस्ट यू टू ज्वाइन। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो। इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्सेस यानी कि हमारे फाउंडेशन कोर्सेज विच आर P2I प्रतिज्ञा प्लस बैचेस, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ये बैचेस फाउंडेशन बैचेस हैं, यूपीएससी की तैयारी के लिए हैं। टेस्ट सीरीज 18 किताबों का सेट, 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जहां आपका फूड, स्टे, लॉन्ड्री एंड लाइब्रेरी सब कुछ प्रोवाइडेड होगा स्टडी IQ की तरफ से ऑन 0 कॉस्ट। आप इस कोर्स का हिस्सा बनते हैं और प्री क्वालिफाई करते हैं तो, और इवन आप जब प्रारंभिक परीक्षा में जाएंगे तो जो बच्चे हमारे कोर्सेस में, क्लासेस में कंटिन्यू उपस्थित रहेंगे, अच्छा स्कोर कर रहे होंगे टेस्ट सीरीज में, उन स्टूडेंट का टॉप 10% हम प्री के समय भी रेसिडेंशियल प्रोग्राम के थ्रू उन्हें जो है वो ये सुविधा प्रदान करेंगे कि आप दिल्ली में हमारे प्रीमाइसेस में आकर पढ़ाई कर सकते हैं। ये सब कुछ बाय जस्ट यूजिंग अ सिंपल कोड विच इज AK लाइव। ये याद रखिएगा कि ये कोड आपको यूज करना है while you are
एंटरिंग। जब आप कोर्स में एंटर हो रहे हैं, जब आप उसे परचेज कर रहे हैं, जब आप उसे बाय कर रहे हैं, इस कोड को अप्लाई करना है। सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। उम्मीद कर रहा हूं कि लेक्चर आपको समझ में आया है। उम्मीद कर रहा हूं कि लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है। अपने कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन पर लीव करिएगा, अपने विचार जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।